मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है क्रिएटिव राइटिंग का, किससे संबंधित आपके सामने फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्रिएटिव राइटिंग का जो पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने सारे के सारे जो वन शॉट वीडियो होने वाला है, इसमें सारा का सारा रिवीजन आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चलिए भाई शुरू करते हैं आपके सामने क्लास को। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके सामने कंटेंट, ये आपको फ्री में मिल जाएगा, ये नोट्स और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे की तरफ जाओगे तब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने डाल रखे हैं। ये पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहां पर देखने को मिल जाएगी? फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको इसके लिए क्या करना है, बस आपके सामने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाकर जैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके सामने यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और फिर आपके सामने इस कोने वाला जो ऑप्शन है, इसमें कोने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और क्रिएटिव सर्च कर लेना। आपके सामने स्पेलिंग में आपको लिख के दिखा देता हूं, आपके सामने क्रिएटिव, ये सर्च करोगे, स्पेलिंग देख लो एक बार आप अच्छे से, ये स्पेलिंग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये जाकर सर्च कर लेना। वहां पर क्रिएटिव राइटिंग बीए फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे आप बीएससी बीकॉम के यहाँ पर लिखा है बीए फर्स्ट सेमेस्टर, लेकिन सिलेबस सबका सेम रहता है और पर्सन भी लगभग सेम आते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की जो पीडीएफ है जाकर पढ़ लेना, चाहे बीए के विद्यार्थी, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम के, आपके सामने। और ये टेलीग्राम चैनल जोर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि फ्री में कंटेंट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा भाई। तो जरूर से सभी बच्चों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए शुरू करते हैं आपके सामने रचनात्मक लेखन और उसका अर्थ व महत्व। यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे आपके सामने, जिसमें रचनात्मक लेखन का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है। रचनात्मक लेखन वो लेखन होता है जिससे भाई आप समझो, पहले क्या शब्द है रचनात्मक, मतलब क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है भाई। कोई भी आदमी जब भाई इंस्टाग्राम से ले लो, आजकल बच्चे अलग अलग प्रकार के आपके सामने रील बनाते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मारवाड़ी में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में भी बताता हूँ, उदाहरण भी देता हूँ। तो ये सब क्या क्रिएटिव चीजें होती है आपके सामने, है ना। कोई बच्चा पेंटिंग करता है, कोई गाना सुनाता है ना। तो इस सब चीजों को क्या बोला जाता है, आपके सामने रचनात्मकता बोला जाता है। और जब इसी रचनात्मक को लिखकर पेश किया जाता है तो उसको रचनात्मक लेखन कहा जाता है। भाई आप में कोई एक आध दोस्त होगा जिसको शायरी लिखने का बहुत बड़ा अच्छा लगता है, कोई एक आध बच्चा होगा जिसको हिंदी में बोलना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के जो लेखन होता है उसको रचनात्मक लेखन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रचनात्मक लेखन के नाम से जाना जाता है। इसमें आप अपनी कल्पनाएं, भावनाएं और विचारों को नए तरीके से जब पेश करते हो उसको रचनात्मक लेखन के नाम से जानते हैं। इसमें लेखक केवल तथ्य नहीं लिखता, बल्कि अपने मन की बात, अनुभव और सोच को रचना के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब क्या करता है लेखक होता है ना, वो अपने सिर्फ तथ्य नहीं लिखता है, फैक्ट ही नहीं लिखता है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, है ना, उसमें क्या है, जितने भी जो तथ्य होते हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन रचनात्मक लेखन में क्या है, इस प्रकार के तथ्य नहीं दिए जाते, बल्कि आपके सामने क्या लिखा जाता है, जो कोई भी व्यक्ति शायरी लिखेगा तो उसके मन में आई वो बात लिखी उसने, है ना, उसने जीवन में कोई अनुभव किया, वो सब चीजें लिखी। तो जब व्यक्ति आपके सामने अपने मन की बात, अनुभव और सोच को अपनी रचना में प्रस्तुत करता है उसको क्या कहा जाता है, रचनात्मक लेखन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? रचनात्मक लेखन में कहानी, कविता, नाटक, संवाद आदि शामिल होते हैं। क्या शामिल होता है रचनात्मक लेखन में? रचनात्मक लेखन में कोई भी कहानी को बताया जाता है, कोई भी कविता को बताया जाता है और कोई भी नाटक या संवाद को बताया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के आपके सामने क्रिएटिव राइटिंग होती है, जिसमें कोई भी कहानी की बात हो गई, कोई भी नाटक या संवाद की बात होती है, उसी को रचनात्मक लेखन के नाम से जाना जाता है। अब रचनात्मक लेखन का क्या महत्व होता है? रचनात्मक लेखन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति की सोचने की क्षमता बढ़ती है। भाई कोई भी आदमी जब क्रिएटिव राइटिंग करेगा, कोई भी कहानी लिखेगा, कोई शायरी लिखेगा, कोई पोएम लिखेगा, कोई पेंटिंग करेगा, तो इससे क्या होगा, आपके सामने उसके सोचने की क्षमता, भाई वो सोच कर ही तो लिखता है। कोई आदमी तो हाथ को बिना सोचे कोई बात लिख देगो, सोचना तो पड़ेगा। तो यही बात है जो रचनात्मक लेखन क्या करती है, आपके सामने कोई भी व्यक्ति होता है उसका सर्वांगीण सारे व्यक्तित्व का विकास करने में काम करता है। साथ के साथ इससे कोई भी व्यक्ति होते हैं वो नई कल्पनाएं करना सीखता है। जो अलग अलग प्रकार की जो कल्पनाएं चलती है उसके दिमाग में, उसके विचारों में, वो करना सीखता है। इसके माध्यम से भाषा पर उसकी पकड़ मजबूत होती है। और इस चीज से क्या होता है, उसके सामने उसकी जो भाषा होती है, जैसे हिंदी में बोलता है तो हिंदी में उसकी पकड़ मजबूत होती है। साथ के साथ वाक्यों का शुद्ध प्रयोग करना सीखता है। साथ साथ क्या करता है, जो वाक्य होते हैं उनका शुद्ध प्रयोग करना वो सीखता है, किस प्रकार के वाक्यों को प्रयोग करना चाहिए। रचनात्मक लेखन से व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर पाता है। रचनात्मक लेखन से क्या होता है, आपके सामने कोई भी व्यक्ति होता है उसके जो मन में जो भावनाएं आती है
उनको व्यक्त कर पाता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज को समझने की और संवेदनशीलता बनने में मदद करता है। क्या मददगार होता है भाई आपके सामने? समाज को समझने में उसकी बहुत मददगारी सिद्ध होता है। साथ के साथ कोई भी आदमी जब लिखता है ना सोच समझ के समाज के ऊपर, तो वो संवेदनशील भी होता है। अब संवेदनशील क्या होगा भाई? एक बात देखो, नॉर्मल कोई भी चीज देखो, जो आदमी ना, है ना, जो आदमी समाज को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, है ना। अब क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी देखो, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी होते हैं ना, जो क्राइम करते हैं, उनकी सोच देखना एकदम रिजिड होगी कोई भी चीज के प्रति। उनसे कोई भी बात करोगे ना तो उनका जिद्दी स्वभाव होगा, है ना, और कोई भी बात के पीछे वो अड़ जाते हैं, उनका अजीब सा व्यवहार होता है। लेकिन जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी कैसी संवेदनशील सोच होती है। कोई व्यक्ति को दुख पहुंच गया तो वो वहां पर जाएंगे, है ना। कोई भी व्यक्ति को समाज में जुड़ता है तो वहां पर जाएंगे। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जिनको अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो कैसे व्यक्ति होते हैं भाई आपके सामने? संवेदनशील व्यक्तित्व होता है उनका। कल्पनाएं और लेखन। कल्पना क्या होती है? कल्पना का अर्थ होता है मन में नई दुनिया बनाना। कल्पना भाई, आप सो रहे थे, सोते सोते आपने चीजों को सोचा कि भाई मैं नौकरी लगूंगा, फिर अच्छा घर बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, इस प्रकार की चीजें सोचते हो भाई आपके सामने मन के अंदर। भाई सपना लेने में क्या गलत बात है? सपना तो लेना ही चाहिए भाई आपके सामने। मैं कह नहीं बोलो मन का लाडू फिक्का क्यों, बोरी घेरो शक्कर की। तो भाई बात है, कल्पनाएं क्या होती है? जब इंसान अपनी नई दुनिया बनाता है, उसको कल्पनाओं के नाम से जाना जाता है। जो चीज वास्तविक रूप से हमारे सामने नहीं होती, उसे मन में देखना ही कल्पना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जो चीज अपने सामने को नहीं, है ना, और आप देख देख के मन ही मन के अंदर खुश हो रहे हैं सब चीज देख के, उनके कहे जा आपके सामने कल्पना कही जा। रात में भाई सोता टाइम सोचा करो कि भाई मैं यो कर लूंगा, मैं बाहर नौकरी लग जाऊंगा, यहाँ पढ़ लूंगा तो यहाँ जिंदगी में सफल हो जाऊंगा। तो यही चीजें आपके सामने मन में आपके अलग अलग प्रकार की चीजें करते हो, आपके सामने उसे कल्पना के नाम से जाना जाता है। रचनात्मक लेखन की आत्मा कल्पना होती है। जब भी कोई व्यक्ति क्रिएटिव राइटिंग करता है ना, तो उसमें क्या होगा? उसकी जो आत्मा कल्पना है, जो क्रिएटिव राइटिंग करता है, उसमें क्या है? जो रचनात्मक लेखन वही कर सकेगा जो अच्छी कल्पना कर सकता है, जो सोच सकता है। वो सुना होगा ना, जहां पहुंचा ना रवि वहां पहुंचा कवि। क्या होता है? जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाते, वहां पर कौन पहुंच जाता है? आपके सामने लेखक की सोच पहुंच जाती है। तो यही जो व्यक्ति कल्पनाशील होता है, वही क्या कर सकता है? आपके सामने रचनात्मक लेखन कर सकता है। कल्पना और लेखन का संबंध। जब लेखक कल्पना करता है तो उसके मन में नए दृश्य, नए पात्र व नई घटनाएं जन्म लेती है। मतलब जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने, जब भी कोई लेखक है वो कल्पना करता है, तो उसके मन में अलग अलग प्रकार के दृश्य आते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के उसके क्या होते हैं? विचारधाराएं उसके मन में आती हैं, अलग अलग प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं, नए पात्र और नई घटनाएं जन्म लेती हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के विचार उसके मन में आएंगे, है ना। भाई थे भी सोचो हो, जने सोचो कि भाई आपके सामने मैं नौकरी लागूंगा, है ना, फिर मेरे घर इतो बड़ो होगो, है ना, फिर मेरे मम्मी पापा नया घुमाने ले जाऊंगा। तो इस प्रकार की चीजें आप क्या करते हो भाई? सोचते हो आपके सामने जब आप कल्पना करते हो। तो ये अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं आपके दिमाग में आते हैं। इसलिए कहा जाता है अच्छा लेखक वही होता है जिसकी कल्पना शक्ति मजबूत होती है। क्या कहा जाता है भाई? अच्छा लेखक कौन होगा? जो बढ़िया कल्पना कर सके है, बढ़िया सोच सके है, कोई भी चीज का बारे में वही लिख सके। अब मैंने एक बात बताओ, लेखक आएंगे बड़ी बड़ी बात करती है, उठी बेटा थोड़ी मैं कौन बेटा होना तो क्या खदी क्योंकि भाई उनकी कल्पना शक्ति है, बस सोच सकी मैं एक चीज। आप सोच कौन सका, बस सोच दी है एक चीज, जने भाई आपका सामने एक अच्छा लेखक बन पाए। एक अच्छा लेखक वही हुआ है जो आपके सामने जो की कल्पना शक्ति मजबूत हुआ है, जो मजबूत तरीका से कल्पना सोच सका है, अच्छी चीजें सोच के लिए वो एक अच्छे व्यक्तित्व को निर्माण हुआ है, एक व्यक्तित्व है, एक अच्छा लेखक बना। साथी सहभागिता। साथी सहभागिता का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाले छात्रों के साथ विचारों का आदान प्रदान करना। मतलब साथी सहभागिता की क्या अर्थ होता है भाई? आपके सामने आपके साथ पढ़ने वाले व्यक्ति है ना, साथी मतलब दोस्त, और सहभागिता मतलब उसके साथ मिलकर कोई काम करना। समझ में आ गया? मतलब साथी सहभागिता का अर्थ ये होता है कि अपने साथ पढ़ने वाले व्यक्तियों के साथ अपने विचारों का जब आदान प्रदान करते हो, अपने साथ में बैठने वाले व्यक्ति बच्चे होते हैं उनके साथ आप चर्चा करते हो, जिससे क्या होता है? आपके नए विचार मिलते हैं और कल्पनाओं को अधिक विकसित होता है। मतलब कहते हैं आपके जो विचार है वो उनसे मिलते हैं और आपकी जो कल्पनाएं हैं, आपकी विचारधाराएं हैं, वो क्या होती है? और धीरे धीरे विकसित होती है। समझ में आ गया? कल्पना से जुड़ी गतिविधियां। तो कल्पना जो आपके सामने विचारशील जो आपकी थिंकिंग होती है उससे जुड़ी गतिविधियां क्या होती है? चित्र को देखकर कहानी लिखना। भाई कोई भी एक क्लास में एक बालक है ना, थे टीचर होते क्या करोगा? उन्हें कहोगे बच्चों आप एक झोपड़ी है उसके सामने सूरज नदी बह रही है, आप क्या एक काम करो, इस पे कहानी लिखो।
समझ में आ गया? जो बच्चे वहां पर खेल रहे, तो वो बच्चा उस पर कहानी लिखेगा। क्यों? उस चित्र को देखा, फिर उसने क्या कल्पना में सोचना शुरू किया कि खेत होंगे, बच्चे होंगे, खेल रहे होंगे। तो ये चित्र को देखकर आपके सामने कहानी लिखना किसमें होता है? कल्पनाशील व्यक्तित्व का पहचान होती है। अधूरी कहानी को पूरी लिखना, आपने क्या किया, कोई कहानी लिख कर दे दी लेकिन वो अधूरी लिखी, और आपने बच्चे को बोला कि भाई इस कहानी को पूरा पूरा लिख, तो ये भी क्या है, बच्चे की कल्पना शक्ति को मजबूत करने का काम करेगी। अगले वाला, यदि मैं राजा होता, जैसे विषयों पर लिखना। किस प्रकार के? अगर भाई आप कल्पना, बच्चे को कल्पना में डुबाओगे कि अगर तुम राजा होते तो तुम क्या करते, तुम प्राइम मिनिस्टर होते तो तुम क्या करते, तुम राष्ट्रपति होते तो तुम क्या करते। तो इस प्रकार की चीजें होती है मैं आपके सामने कि अगर ये होते तो तुम क्या करते। समझ में आ गया? तो यही है, आपके सामने बच्चों को आप क्या करते हो, थिंकिंग में डालते हो। अगर तुम राष्ट्रपति होते तो देश के विकास के लिए क्या करते, प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। तो वो लिखता है कि भाई मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश के विकास में योगदान देता, है ना, मैं स्कूल में पढ़ने को फ्री करता, या फिर आपके सामने मैं छोटा बच्चा तो खिलौने सबको फ्री में देता। इस प्रकार की बातें लिखेगा। कैसे लिखेगा? जब वो कल्पना शक्ति के माध्यम से जुड़ा रहेगा। अगले वाला है, अलंकारिक विचार बार बार आने वाले भाव और भाषा का सजावट होना। मतलब अलंकारी विचार क्या होते हैं? अलंकारी विचार वे होते हैं जो नई कहानियों या नई रचनाओं को सामान्य रूप से पाए जाते हैं। मतलब अलंकारी विचार क्या होते हैं? भाई आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की कहानियां होती हैं, जो रचनाएं होती हैं, उनके अंदर जो आपके सामने जो चीजें पाई जाती हैं उनको अलंकारी विचार कहा जाता है। जैसे अच्छाई, बुराई, लड़ाई, प्रेम और त्याग। मतलब कोई भी कहानी पढ़ो ना, कोई मूवी देख लेते, कहानी तो कौन पढ़ो, आजकल का टाबर के पढ़े हैं, लेकिन मूवी देखो तो हम थन के लगा कि भाई वो प्रेम कर रहे हैं, यो को दुश्मन है, यो घर ना करे है, यही व्यक्ति में अच्छाई है, यही व्यक्ति में बुराई है। तो यही आपके सामने अलंकारी विचार वही होते हैं जो कहानियों के अंदर अच्छाई की बात करते हैं, बुराई की बात करते हैं, लड़ाई, प्रेम, त्याग जैसी चीजों की बात होती है। उसी को क्या कहा जाता है? अलंकारी विचार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अलंकारी विचार के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, बार बार आने वाले भाव। बार बार आने वाले भाव क्या होते हैं? किसी रचना में कोई विशेष भाव या प्रतीक बार बार दिखाई दे तो उसे बार बार आने वाला भाव कहा जाता है। जैसे कोई भी कहानी है ना थी लिखी, उसके अंदर क्या लिखो, अंधेरा को प्रतीक किया डर, चंद्रमा की रोशनी लगभग प्रेम से संबंधित की जाता है ना, सुहाना मौसम हो गया आपके सामने, तो एक बढ़िया चीज होती है। कोई व्यक्ति किसी की मदद कर रहा है तो क्रिएटिव राइटिंग में क्या होगा आपके सामने? उसका अर्थ है कि वो मदद करने वाला व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है। तो प्रतीक के रूप में आपके साथ चीजों को बताया जाता है, और प्रतीक में क्या होती है? बार बार प्रतीकों का प्रयोग होता है। तो मतलब क्या होता है आपके सामने? वो जिसका अर्थ होगा कि वो भावनाएं बार बार आती है। जैसे भाषा का सजावट होना। भाषा का सजावट होना क्या आएगा आपके सामने? भाषा को सुंदर व प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों को प्रयोग किया जाता है। इसमें रचना न होकर आकर्षक बन जाती है। मतलब कोई भी भाषा है ना, उन बढ़िया सुंदर व प्रभावशाली बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाए। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, आपके सामने अलग अलग प्रकार के जितने भी अलंकार होते हैं सब की सब अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या भाषा और खूबसूरत बन सके। लेखन की कला। लेखन की कला क्या होता है? पहला अलंकार। अलंकार भाषा की शोभा बढ़ाते हैं। इनके प्रयोग से लेखन रोचक और प्रभावशाली बनता है। मतलब अलंकार क्यों है भाई आपके सामने? अलंकार कोई भी भाषा न के करी सुंदर बनाने को काम करी, को हीरा मोती लगा दी ना। आप जैसे कहें कि भाई आपके सामने कोई व्यक्ति है, वो चांद जैसा उसका चेहरा, तो मतलब खूबसूरत है ना, उसका सूर्य जैसा तेज है, मतलब एकदम बाहुबली टाइप का व्यक्ति है। तो अलंकार क्या करते हैं आपके सामने? जो भाषा होती है ना उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करने का काम करते हैं, खूबसूरत बनाने का काम करते हैं, उसी को अलंकार के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है शब्दों का खेल। शब्दों के साथ खेलने का अर्थ होता है शब्दों का ऐसा प्रयोग करना जिससे रचना मजेदार, यादगार बन जाए, और तुकांत शब्द दो अर्थों वाले शब्द उसके दान है। मतलब शब्दों से खेलने का अर्थ होता है आपके सामने कोई भी शब्द है उनका ऐसे प्रयोग किया जाए कि जो कैसे लगे आपके सामने, सुनने में मजेदार लगे। समझ में आ गया? मतलब शब्दों को खेलने का अर्थ होता है कि शब्दों को इतना बढ़िया बनाओ, इतना अच्छा बनाओ, इतना खूबसूरत बनाओ कि जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको वो पढ़ने में अच्छे लगे, मजेदार बने और यादगार। भाई सीधी सीधी बात बताओ, कोई भी मूवी को नाम याद रहना रखो, डायलॉग जरूर याद नहीं रहे ना, तो वही रहे शब्दा को खेल वही है। कोई भी मूवी होगी, कोई भी कहानी में डायलॉग जोड़ दी जिससे क्या होगा, याद रह जाए आपके सामने। और आजकल मीम में तो चल रहा है डायलॉग, इंस्टाग्राम की दुनिया में। तो पात्र का निर्माण होना। पात्र वो व्यक्ति होता है जिसके और चारों ओर कहानियां घूमती रहती है। अच्छे पात्र कहानी को जीवित बना देते हैं। मतलब
पात्र क्या है भाई? भाई कोई मूवी देखा करो थे, उनमें एक हीरो है, एक हीरोइन, मतलब एक जो फीमेल एक्ट्रेस होती है, और एक आपके सामने विलन होता है। विलन को बुरा माना जाता है, हीरो को अच्छा माना जाता है। तो उन सब चार पांच जो लोगों का आसपास पूरी पूरी कहानी चाल बोक रहे हैं, चाल बोक रहे हैं ना। तो यही क्या है, पात्र निर्माण के नाम से जाने जाए। पात्र क्यों है? वह व्यक्ति जिनका चारों में कहानी चलती है, उन पात्र निर्माण के नाम से जाने जाए। समझ में आ गया? पात्र का निर्माण। अब पात्र को निर्माण क्या करे जा भाई? हीरो कौन होगो, विलन क्या को होगो, उन देखो भाई हीरो और विलन क्या मेरे पाटा था कोई मूवी यो हीरो विलन। विलन का क्या का काम रहेगा? मतलब वो थोड़ा बुराई का काम करोगे। हीरो क्या का काम करोगे? अच्छाई का काम करोगे, दूसरा की मदद करोगे। विलन क्या काम करो? बुरा काम करो। उसके साथ का एक दो दोस्त होगा, कोई एक्टर होगा, बाकी करेगा उसकी मदद करेगा। तो जो पात्र को जो निर्माण करे जाने था क्या मेरे पाटे, क्योंकि उनका कर्माओ मेरे पाटे, है ना? कहीं का डायलॉग दिया, कहीं कहीं का काम करवाया, कहीं वो व्यक्ति को जने तो वो विलन और आपके सामने हीरो बनकर आया। तो यही होता है आपके सामने। जो पात्र का निर्माण किस तरीके से किया जाता है इसको देखेंगे अपन। संवाद। अभिनय में पात्रों के बीच में होने वाली बातचीत को लिखा जाता है। इसमें पात्रों को जीवित बनाया जाता है। मतलब क्या करे जा रहे हैं? आपस में जो पात्र है ना, वह आपस में बातचीत करेगा, जिससे क्या है जो पात्र है वह एकदम जीवित लगेगा। और इससे क्या लगो कहानी वह आगे बढ़ रही है, ये साबु लागो कि कहानी है वो आपके सामने आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। समझ में आ गया? तो आपस में जो जितना भी जो पात्र है अलग अलग प्रकार का, उनमें जो बातचीत हो रही है उनके कहा संवाद अभिनय के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध रचनाओं से पात्र सीखना। प्रसिद्ध कहानियों और उपन्यास के पात्रों को पढ़कर यह समझाया जाता है कि अच्छा पात्र कैसे बनाए जाते हैं और वे पाठकों पर कैसे प्रभाव डालते हैं। भाई कोई भी था एक बात बेरो को कि अगर कोई भी चीज जिंदगी में सीखना चाहो तो कहीं सीख सको। कोई वही काम अगर कोई व्यक्ति बढ़िया तरीका कर रखा है, वही काम अगर कोई व्यक्ति बढ़िया तरीका कर रखा है, तो पहले उन फॉलो करो धीरे धीरे, और बात हरी धीरे धीरे स्टाइल बनानी शुरू करते हो। तो यही है, आप भी क्या कर सकते हो? अगर अच्छा लेखक बनना चाहते हो तो प्रसिद्ध कहानियों व उपन्यास को पढ़ो, और जब आप उनसे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा पात्र कैसे बनाया जाता है और एक अच्छा पात्र कैसे प्रभाव डालता है। भाई सीधी सीधी बात है, ते सुनी होगी कोई भाई मैं या मूवी देखने से पहले ना कोई एक्टर का इंटरव्यू में यही तो बात कहनी कि भाई मैं एक्टर बने जाना क्यों हो कि मैं उका ना फलाने जो एक्टर होया करता हूँ की मूवी देखा करता हूँ, हर चीज देखा करता हूँ। इसलिए मन धीरे धीरे के हो हर चीजा को धीरे धीरे बिरो पाटनो शुरू है। तो यही है कि आप जब अच्छे व्यक्ति जो उस फील्ड में जिसने अच्छा काम किया है अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, तो उससे क्या होगा? आप एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छे जो क्रिएटिव फील्ड में एक अच्छा काम कर पाओगे। पात्र का विश्लेषण। पात्र विश्लेषण में पात्र के स्वभाव, सोच और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पात्र विश्लेषण में क्या होता है? कोई भी पात्र हो उनको स्वभाव क्या को है, उनकी सोच क्या है, उनको व्यवहार क्या को है, उन सब चीज का बारे में अध्ययन करे जाए, इन्हीं के कहे जाए पात्र विश्लेषण का नाम से जाने जाए। सभी बच्चा से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल में जरूर से सब्सक्राइब कर लियो भाई आप थार समय समझ में आ गई, ताकि फ्री में नोट्स भी मिल जाएगा और पूरा पूरा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। साथ के साथ जो कोना में व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके कोई भी फ्लिपकार्ट मित्रा से प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने मिल जाएगा था। अगले वाला है विभिन्न प्रकार के पात्र। पात्रों को लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि व सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर दिखाया जाता है। मतलब जो अलग अलग प्रकार का पात्र है उन्हें क्या साबुत दिखाए जाए कि भाई उनको जो आपका सामने कया को मतलब फीमेल है, मेल है, ये साबु वो सामाजिक पृष्ठभूमि, गरीब है, अमीर है, इस आपकी पृष्ठभूमि दिखाई जाएगी और समाज से संबंधित चीज दिखाई जाएंगी। भाई समाज में किस प्रकार की घटना घटित हो रही उस हिसाब से उन्हें दिखाया जाएगा। तो ये है पात्रों को उनके लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि व जो समाज में घटने वाली घटनाओं के आधार पर दिखाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए ये थी आपके सामने यूनिट नंबर फर्स्ट, अच्छे से रिवीजन किया। अब आपके सामने अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड को। अगर आप स्पेशली यूनिट नंबर सेकंड के वीडियो को देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके सामने किसका लिंक दे रहा हूं? प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं। किसका लिंक दे रहा हूं भाई? प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं। जाओ और जाकर उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करो। यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड और यूनिट 4 भी करवा रखे हैं, वो जाकर देख लो। चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना है ना? फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर जोर से खरीद ये पीडीएफ फ्री में डाल रखे, जाकर पढ़ लेना। पृष्ठभूमि और सामाजिक सांस्कृतिक आधार। कोई भी पात्र होता है उसकी पृष्ठभूमि और सामाजिक और सांस्कृतिक आधार क्या होता है? पृष्ठभूमि का अर्थ होता है वह समाज, वातावरण व परिस्थितियां जिससे कोई पात्र या रचनाएं विकसित होती है। मतलब पृष्ठभूमि क्यों है भाई? पृष्ठभूमि वो चीज होती है जिसके आधार पे कोई भी समाज है, उसका वातावरण और उसकी परिस्थितियां क्या आपके सामने आधारित होती है, जिसमें कोई पात्र या रचना विकसित होती है। देखो मैं सीधी सीधी बात बताऊं, पृष्ठभूमि क्यों है? कोई भी मूवी देखो ना, उसके पीछे को जो बैकग्राउंड है ना भाई, हीरो है वो
के थोड़ा गरीब परिवारों है, मेहनत कर रहे हैं, विलन अच्छो अमीर परिवारों है, वो क्या कर रहे हैं आपके सामने, वो समाज को शोषण कर रहे हैं। तो यह पृष्ठभूमि है पूरी पूरी कहानी की, पूरी पूरी मूवी की, मतलब बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड में क्या कहानी चल रही है ना। एक तो हीरो का जो काम होगा, उसके अलावा जो पीछे की कहानी हुई ना, उसको पृष्ठभूमि के नाम से जाना जाता है। समाज कैसा है, उस कहानी का वातावरण कैसा है, परिस्थितियां कैसे है, अमीर है, गरीब है, आर्थिक स्थिति कैसी है, पढ़े लिखे है, अनपढ़ है ना। कई मूवी में देखे हो भाई आपके सामने अनपढ़ लोगों को क्या क्या रख दिया जाता है, उनकी जमीन हड़प ली जाती है। तो पहले उन्हें क्या दिखाया जाएगा, गरीब दिखाया जाएगा, अनपढ़ दिखाया जाएगा। अब कोई अमीर आदमी है, कलेक्टर है, उसकी जमीन कोई नहीं हड़प सके, कोई नहीं हड़प सका ना। तो यही है, उनको अगर कोई भी मूवी में अगर किसी की जमीन हड़पना चाहते हो, गलत दिखाना चाहते हो, तो कैसे दिखाओगे, ये दिखाओ कि भाई आपके सामने वो गरीब व्यक्ति हैं, उनके पास शक्तियां कम है ना। तो यही होती है पृष्ठभूमि। इस पात्र में कोई भी व्यक्ति को पारिवारिक जीवन का है, कोई आर्थिक स्थिति का है, क्या है, सामाजिक और जो शिक्षा व समाज का जीवन पर क्या प्रभाव, उसके बारे में बताया जाता है। सांस्कृतिक और जातीय आधार, हम समाज की अपनी परंपराएं, भाषा, रीति रिवाज और सोच होती है। मतलब हर समाज हो ना, वो कि आपकी सोच हो, अलग अलग प्रकार की परंपराएं हुई है ना। जैसे आपके सामने भाई हिंदू धर्म है, उसके अपने रीति रिवाज है ना। मुस्लिम धर्म के अपने रीति रिवाज है, फारसी धर्म उसके अलग रीति रिवाज है, ईसाई धर्म के अपने अलग रीति रिवाज है, बौद्ध धर्म के अलग रीति रिवाज है। तो यही होता है आपके सामने, हर समाज होती है, उसकी अपनी अपनी भाषा होती है भाई, है ना। नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो हिंदी को ज्यादा बोला जाता है, साउथ में अपनी अपनी भाषाएं आपके सामने, उन राज्यों का गठन ही भाषाओं के आधार पर हुआ है ना। राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाए, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाए, यूपी में आपके सामने कुछ हिंदी बोली जाए, बिहार में मैथिली, आपके सामने भोजपुरी बोली जाती है। तो हर समाज की परंपराएं अलग होती हैं, भाषाएं अलग होती हैं, और रीति रिवाज व सोच अलग होती है। जब लेखक किसी पात्र को लिखता है तो उसकी सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जोर दिखाता है। अब के साउथ की मूवी देखो ना, उन ज्यादातर चीज क्यों से जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई चीज, खेती है ना, वन, जो जंगल है ना, ऐसा की चीज ज्यादातर दिखाई देगा। लड़ाई भी कटी करेगा, जंगला के अंदर युद्ध करेगा। कदे अपने जो नॉर्थ ये मूवी हुई है, बॉलीवुड की मूवी में देखो कदे बहुत कम देखने मिलेगा, है ना भाई। जंगल में अगर मूवी इस प्रकार का जिसका कॉन्सेप्ट ही सारा जंगल में चल रहा है, तो वो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल मूवी में ऐसे सीन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि भाई वहां पर पाए जाते हैं वैसे जंगल, नॉर्थ इंडिया में ऐसे जंगल कम देखने को मिलते हैं। तो यही है, जब भी कोई आपके सामने उसकी संस्कृति और पृष्ठभूमि के आधार पर आपके सामने क्या किया जाता है, रीति रिवाजों परंपराओं के आधार पर अपन इसका निर्माण करते हैं पृष्ठभूमि का। उदाहरण के लिए ग्रामीण पृष्ठभूमि या पात्र, शहरी पृष्ठभूमि के पात्र की अलग अलग सोच होती है। गांव के लोगों को थोड़ा आपके सामने जमीन से जुड़ा हुआ ज्यादा दिखाया जाएगा, थोड़ा शिक्षा की कमी भी दिखाई जा सकती है। नॉर्मल परिवेश में रहते हैं, शहरों के लोगों को थोड़ा हाई फाई दिखाई जाएगा, पैसे की उनका ज्यादा महत्व है, एक जगह नहीं रहेंगे, गांव समाज का कोई इतना महत्व नहीं होता है। तो दोनों प्रकार के लोगों की सोच में और पृष्ठभूमि में अंतर दिखाई